आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रत्याशी चौधरी अभय सिंह चौटाला ने दिया विवादित बयान। आपको बता दें कि गांव कोल के महिला मंडल में चौधरी अभय सिंह चौटाला जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि ये बनिए के थारा ब्याह रखे हैं या उनकी बुआ थारा ब्याह रखी है, मारी थारी तो रिश्तेदारी भी है। चौटाला ने और क्या कहा, जानने के लिए देखिए 24 एनडी मीडिया से नरेश ढांडा की रिपोर्ट। ये के थारे ब्याह रखेंगे, इनकी बुआ ब्याह रखी है। थारा हमारा तो रिश्ता है आपस में, है कि नहीं है रिश्ता? उनसे तो कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर रिश्ते की लिहाज करके वोट दे दियो कम से कम। और सम्मान के योग पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी रामपाल माजरा जी, जिला के कार्यकारी अध्यक्ष ईश्वर मेहला जी, हल्का के अध्यक्ष भाई इंदर पाई जी, मेरे बहुत पुराने साथी, आपके गांव के लाडले और वॉलीबॉल के अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर रहे भाई मेर सिंह हांडा जी के बड़े भाई जगतपाल सिंह जी, श्री बलवान जी, श्री दलित सिंह जी, श्री केर सिंह जी, रणबीर सिंह जी, पार्षद पुजारी के नाम से प्रसिद्ध देवेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर कृष्णपाल जी, पुराने साथी सुरजीत पटनावा जी, श्री सुबे सिंह अटेला जी, फूल सिंह मंजूरा जी, पार्टी के प्रदेश महासचिव राम कुमार हेबला जी, भाई जसवीर ढिल्लों जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए अन्य सभी नेतागण। इसकी आवाज बढ़ा दे भाई, तुम भी भाजपा का है क्या? बहुत ही मान और सम्मान के योग कोल गांव के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले माजरा साहब ने सारी बातें आपके सामने रखी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में बढ़ने के बाद किस किस्म के हालात रहे, हमें किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, इस 10 साल में क्या खोया क्या पाया, कौन कौन से वायदे करके भाजपा सत्ता में आई, ये सारी बातें बहुत विस्तार के साथ माजरा साहब ने आपके सामने रखी। अगर मैं उन्हीं को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। साथियों, भाजपा ने आजकल एक नया नारा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आजकल 400 पार की बात करते हैं और उसके साथ साथ जहाँ कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर जाकर के भाषण लोगों के बीच में देते हैं, वहाँ ये नहीं बताते कि हमने 10 साल में क्या किया है। वहाँ ये भी नहीं बताते जाकर के कि 10 साल पहले हमने कौन कौन से वायदे देश के लोगों के साथ किए थे, और ये भी नहीं बता पा रहे कि अगर आगे हमारी सरकार बन गई तो अगले 5 साल में क्या करना है। एक ही बात कहते हैं कि मोदी की गारंटी के ऊपर वोट दे दे, खुद के बारे में भी नहीं बता सकते
कि हम आपके साथ खड़े रहे हैं, हमने आपके बीच में रह करके काम किया है, हम आपके दुख सुख के साथ ही रहे। केवल मोदी की गारंटी के नाम पे वोट मांगते हैं। और जब उनसे ये पूछा जाता है कि मोदी की गारंटी क्या है, तो फिर एक ही जवाब है, 2047 में विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत बनाने की बात करते हैं। 10 साल के अंदर इस देश को बेचने का काम किया। रेलवे स्टेशन इन्होंने बेच दिए, हवाई अड्डे इन्होंने बेच दिए, इंश्योरेंस कंपनियां इन्होंने बेच दी, बैंक इन्होंने बेच दिए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो कमाई के साधन थे वो अंबानी और अडानी को दे दिए, किसान को परेशान कर दिया, मजदूर आदमी की मनरेगा की मजदूरी खा गए, व्यापारी और कर्मचारी को भी परेशान करने का काम किया है। सारे देश का कर्मचारी लगातार इनसे एक बात की मांग कर रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो। उनकी बात पे ध्यान देने की बजाय उनको आंदोलन करने पे मजबूर करते हैं। 4 बड़ी गारंटी लेकर के आए थे जब सत्ता में आए थे। वायदे किए थे 4 बड़े बड़े। वायदे तो बहुत सारे करते रहे, लेकिन 4 ऐसे वायदे थे जिससे हर आदमी प्रभावित होता था। पहला वायदा किया था कि कांग्रेस के 70 साल में जो पैसा इस देश से लूट करके विदेश के बैंकों में जो जमा कराया है, हम उस काले धन को वापस लाएंगे। ये कहते थे कि हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करा दें। 10 साल बीत गए। और तो बड़ा गांव है, आप लोगों के खाते में 15-15 लाख आ गए होंगे कि नहीं आए? बोल के बताओ, हाथ हलाने से नहीं काम चलेगा। नहीं आए। तो कोई भाजपा वाला जब वोट मांगने आए तो उससे पूछना तो सही, हमारे 15 लाख का है, बताओ तो सही भाई का। ये बात पूछोगे कि नहीं पूछोगे? आए तो नहीं, कोई ना कोई आ जाएगा। 25 तारीख तक कोई ना कोई वोट मांगने जरूर आएगा। जब आवा तो उससे पूछो कि हमारे 15 लाख का है। दूसरा बड़ा वायदा किया था पढ़े लिखे नौजवान के साथ, कहा था 2 करोड़ को नौकरी हर साल देंगे। हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि 5 लाख बच्चों को हर साल रोजगार देंगे। आज हरियाणा प्रदेश जो है बेरोजगारी में देश में सबसे अव्वल नंबर पे, 1 नंबर पे आता है। यहाँ रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। इसलिए हरियाणा का कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव से बच्चे जो है सैकड़ों की संख्या में विदेश ना चले गए। अपनी जमीनें बिकवाते हैं, माँ बाप, घर परिवार, गांव, दोस्त मित्र सबको छोड़ करके कोई अमेरिका चला गया, कोई कनाडा चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई इंग्लैंड में चला गया, कोई यूरोप में चला गया। कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव से नहीं गए। अनेकों बच्चों के बाहर से मेरे पास फोन आते हैं और वहां से फोन करके एक ही बात कहते हैं कि चोई साहब, हम डोंकी से आ तो गए, लेकिन अब हमारे सामने यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है। यहाँ हमें पनाह नहीं मिलेगी, यहाँ हम रह नहीं पाएंगे, हमें डिपोर्ट कर देंगे। अगर आप हमें एक चिट्ठी दे दोगे तो हमारा काम चल जाएगा। मैं उनको कहता हूँ अपने माँ बाप में कि घर में कोई दोस्त मित्र को, साथी को, घर के परिवार के सदस्य को मेरे पार्टी के दफ्तर भेज देना, मैं उसको चिट्ठी दे दूंगा ताकि तुम वहाँ पे परमानेंट हो जाए। तुम्हारे गांव से भी बच्चे गए हैं कि नहीं गए? कोड़ से बहुत सारे चले गए। डोंकी से भी बहुत गए होंगे। जो डोंकी से गए, अगर वो डिपोर्ट होता है तो उसके सामने कितनी बड़ी दिक्कत आती है। जहां बच्चे बाहर चले गए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए चले गए कि सरकार ने जो है
बच्चों को रोजगार के साधन मुहैया नहीं कराए। इस सरकार से बच्चों का विश्वास उठ गया, इसलिए मजबूर होकर के विदेश जा रहे हैं। तीसरा वायदा क्या था किसान के साथ? किसान से ये कहा था कि एमएसपी का कानून बना देंगे, और उसके साथ कहा था कि 2022 में तेरी फसल के दाम 2 गुना कर देंगे। 2 गुना हो गए कि नहीं हो गए दाम? फसल के दाम बढ़ गए कि नहीं बढ़े? बढ़ने की बजाय फसल के दाम कम हो गए। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मैंने 1987 के अंदर चौधरी देवीलाल जब मुख्यमंत्री थे, 8-10 लड़कों को टूरिज्म में नौकरी दिलवाई थी। हमारे पड़ोस के गांव के अंदर एक टूरिज्म का कॉम्प्लेक्स खुला था, उसमें कोई लड़के रखने थे। चौधरी देवीलाल गांव में आए हुए थे और उस टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करना था। वही एमडी भी आया हुआ था साथ। मैंने एमडी से पूछा कितने लोग इसमें लग सकते हैं? उसने बताया जी कि 7-8 लोगों के लिए इसमें जगह है। मैंने उसको कहा कि हमारे गांव के गरीब बच्चे, आस पड़ोस के गांव के गरीब बच्चे, इनको नौकरी दे दो। कहने लगा जी नाम दे दो। मैंने नाम दे दी, वो नौकरी लग गए। उनमें से एक लड़का जो है वो मुझे 4 दिन पहले मिला और मिलकर के उसने कहा कि मेरी रिटायरमेंट है और मैं रिटायरमेंट के ऊपर एक छोटी मोटी पार्टी रखना चाहता हूँ, आप भी उसमें आना। मैंने उससे पूछा, मैं कहा मदन लाल जब नौकरी लगा था तब कितनी तनख्वाह थी? तो कहने लगा 400 रुपये थी। और मैंने पूछा रिटायरमेंट के ऊपर कितनी तनख्वाह मिलती है? मुझे कहने लगा 50,000 लेता हूँ। कर्मचारी की तनख्वाह तो 400 से 50,000 तक चली गई। किसान के खेत में होने वाली फसल के दाम कभी 2 रुपये बढ़ते हैं, कभी 5 रुपये बढ़ते हैं, कभी 10 रुपये बढ़ते हैं। कितना बड़ा भेदभाव है। उसको तो महंगाई भत्ता मिलता है। किसान को महंगाई भत्ता देने की बजाय महंगाई पे, महंगे रेट पे हर चीज़ खरीदने पे मजबूर किया जाता है। आज खाद महंगा हो गया, बीज महंगा हो गया, कीड़े मार दवाइयाँ महंगी होगी, पेट्रोल और डीजल महंगे हो गए। कोई सामान खरीदते उसकी कीमत बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? महंगाई के साथ साथ भ्रष्टाचार बढ़ गया और भ्रष्टाचार के साथ साथ कानून व्यवस्था खत्म हो गई। नारा तो दिया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज हरियाणा प्रदेश की बेटियां सुरक्षित नहीं है, ना स्कूल में सुरक्षित है, ना कॉलेज में सुरक्षित है, ना खेल के मैदान में सुरक्षित है। किस तरह से एक मंत्री हरियाणा प्रदेश की सरकार का, एक लड़की उसी के डिपार्टमेंट में काम करने वाली कोच के पोस्ट पे लगी हुई है, उसको अपने घर बुला करके उसके साथ दुराचार करने का प्रयास करता है। जब वो विरोध करती है, शिकायत करती है, तो मुख्यमंत्री उसकी बात सुनने की बजाय उस गुनाह करने वाले को प्रोत्साहन देता है और विधानसभा में कहता है जब हम डिमांड करते हैं कि इसको मंत्री पद से हटाया जाए, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो कहता है ना कोई कार्रवाई करूंगा, ना इसको मंत्री के पद से हटाऊंगा। जोर दे के कहता है। जब देश का, प्रदेश का मुखिया अगर इस तरह के लोगों को पना देगा तो फिर प्रदेश में कोई सुरक्षित रह जाएगा क्या? मुश्किल होगी कि नहीं होगी? यहाँ कानून व्यवस्था खत्म कर दी, वहीं अपराध बढ़ गया, नशा बढ़ गया, बच्चे पलायन कर गए, मजदूर दुखी है, किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, माताएं बहनें परेशान है। हर कोई सरकार को बदलना चाहता है। आप भी बदलना चाहते हो कि नहीं बदलना चाहते? बदलना चाहते हो तो दोनों हाथ खड़े करके मेरे साथ को सरकार बदलना चाहते हैं। बोल के को सरकार बदलना चाहते हैं। जहाँ इस सरकार को बदलना चाहते हो, यहाँ विपक्ष की एक जिम्मेवारी होती है कि सरकार कोई भी बेकायदगी करे तो उसके खिलाफ विपक्ष लोगों की आवाज़ बढ़ता है।
विपक्ष लोगों की आवाज़ उठाता है। लेकिन हरियाणा की बात है, हैरानी की बात है कि हरियाणा के अंदर जो विपक्ष है वो भी भाजपा के साथ मिला हुआ है। मैंने हमेशा खुल करके ये बात कही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है विपक्ष की भूमिका निभाने की बजाय सरकार के आदेश की पालना करता है। ये मिला हुआ है भाजपा के साथ। आपके सामने है उदाहरण, राज्यसभा का एक चुनाव हुआ था जिसमें हमने आर के आनंद को खड़ा किया था, कांग्रेस ने हमने मिलकर के। हमारे वोट की संख्या ज़्यादा थी, अगर ईमानदारी से वोट डालते तो वो अच्छे वोट से अच्छे मार्जिन से जीत जाता। उसके सामने बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट उतारा गया था सुभाष चंद्रा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वोट डालने गया था, अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ करके आया। ये बात उसने खुद स्वीकार करी है। उसके साथ साथ 14 ऐसे उसके एमएलए साथी थे जिन्होंने पेन की स्याही बदल करके अपने वोट कैंसिल करवा लिए। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत गया, हमारा साझा उम्मीदवार हार गया। उसके बाद अपने बेटे को राज्यसभा का मेंबर बनाने के लिए बीजेपी से हाथ मिला लिया। भाजपा ने उसके सामने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। अब तो एन जमा शरेआम खुले तौर के ऊपर भाजपा की मदद में लगा हुआ है। आपके साथ लगता हुआ करनाल लोकसभा क्षेत्र है। मैंने करनाल लोकसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस के लोगों से कहा कि अगर आप ईमानदारी के साथ भाजपा को हराना चाहते हो तो मनोहर लाल खट्टर के सामने ऐसा उम्मीदवार खड़ा करो जो मनोहर लाल खट्टर को चुनाव मैदान से बाहर कर सके, जो उसको हरा सके। मैंने कहा मैंने इसके लिए सर्वे करवाया अपनी पार्टी की तरफ से, तुमने भी करवा रखा है। आम लोगों से पूछो, आम लोगों की भावना क्या है, किसको कैंडिडेट बनाना चाहते हैं, उसको चुनाव लड़ाओ। मैंने यहाँ तक भी कहा कि साझा उम्मीदवार देने के बजाय तुम पार्टी की टिकट दे दो, अगर सही उम्मीदवार दोगे तो मैं उसकी मदद कर दूंगा। साथियों, मुझे तो कहते हैं कांग्रेस के बीजेपी की बी टीम का मेंबर है, ये कहते हैं अभय सिंह चुनाव जीत जाएगा तो मोदी के साथ जाकर के खड़ा हो जाएगा, ये प्रचार करते हैं। लेकिन खुद किस तरह से भाजपा की मदद करते हैं, अब तो इस बात पे मोहर लगी। करनाल की सीट के ऊपर ऐसा उम्मीदवार खड़ा किया है जिसे कोई जानता भी नहीं। आज का अखबार अगर आपने पढ़ा है तो उसमें देखा होगा जो बुद्धि राजा खड़ा किया है वो कोर्ट का भगोड़ा है। जो कोर्ट का भगोड़ा है, मान के चलो कल को जब पुलिस उसको पकड़ के ले जा करके पेश करेगी तो उसकी तो जमानत ही नहीं होगी 20 महीना, इतने में चुनाव निकल जाएगा। तो चुनाव लड़ेगा कौन? सीधे तौर पे भाजपा की मदद करने में लगे हुए हैं। मेरी आज ही सुबह वीरेंद्र मराठा जी से बात हुई। सबकी इच्छा है करनाल के लोगों की वीरेंद्र मराठा हमारे यहाँ से चुनाव लड़े ताकि मनोहर लाल खट्टर को टक्कर दी जा सके। ये चर्चा है कि नहीं है करनाल वाले? जोर से बोल के बताओ, है कि नहीं है? ये प्रचार है, ये पूरी चर्चा है करनाल में। मैं करनाल के शहर के लोगों से भी मिला हूँ, वो भी चाहते हैं कि कोई ऐसा आदमी आए जो इसको हर तरह से टक्कर देने में सक्षम है, क्योंकि करनाल के लोग भी इस मनोहर लाल खट्टर से बहुत दुखी हैं। और खट्टर तो जहाँ कहीं गया लोगों को दुखी करता है। गांव के अंदर आवारा पशुओं को क्या कहते हो तुम? खट्टर कहते हो कि नहीं कहते हो? और उससे दुखी हो कि नहीं हो? दुखी हो सारे के सारे। तो करनाल शहर वाले भी दुखी हैं, वो भी इसकी रान काटना चाहते हैं। आज जब मेरी उनसे कल रात को जब मुलाकात हुई, मैंने उनसे कहा क्या मन है तुम्हारा? मुझे कहने लगे चुनाव लड़ूंगा, और कहने लगे 30 तारीख को फार्म भरूंगा, आपसे आग्रह करने आऊँ मेरा फार्म भराने आना। मैंने कहा आप चुनाव लड़ो, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा होकर के मनोहर लाल को हराने का काम करेगा। 30 को जाऊंगा, उसका फार्म भरा करके आऊंगा। जहां मैं 30 को उनका फार्म भराने जाऊं, वही 1 तारीख को मेरा फार्म भराने के लिए कोल वालों तुम भी सारे आना। आओगे सारे के सारे?
एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है, जहां कांग्रेस तो मिलकर के भाजपा को जिताना चाहती है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का जो उम्मीदवार है वो पहले कौन सी पार्टी का था? पहले कांग्रेस ही था। पहले तो इसको कोयला चोर का, फिर इससे चंदा लिया गया और फिर इसको डंडा दिखाया गया। अब ये कह करके लाए हैं, बोले या तो आकर के चुनाव लड़ ले, ईडी वाले तैयार बैठे हैं तेरे खाते में। इस शाम को पादरा हो गया और आकर के यहां से चुनाव के लिए हाँ भर दी। हैरानी की बात है, जो व्यक्ति ये कह करके कुरुक्षेत्र के लोगों से माफी मांग के गया था कि आप लोगों ने मुझे 10 साल जिताया, मैं आपकी ठीक से सेवा नहीं कर सका, फिर ये कह करके गया है कि मैं आज के बाद राजनीति नहीं करूंगा, मेरा व्यवसाय खराब हो रहा है, मेरा बिजनेस खराब होता है, मुझे ज्यादा समय विदेशों में लगाना पड़ता है, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता, इसलिए आपसे माफी चाहूंगा। तो चला गया यहां से छोड़ करके और डंडे के डर से फिर आ गया। और वो व्यक्ति है जिसके पास अपने हवाई जहाज है, अपने हेलीकॉप्टर है, अपनी लग्जरी गाड़ियां रखता है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। हजारों करोड़ रुपए है, 48,000 करोड़ तो मोदी खुद बता के गया कि कोयले में खा गया। कहीं बता के गया कि नहीं बता के गया मोदी? जिसके पास इतना सब कुछ है, इस भारतीय जनता पार्टी ने उसको भी पल्लेदार बना दिया कि नहीं बना दिया? बोरी ढोआ था कि नहीं ढोआ था मंडी में? ये केवल इसलिए ड्रामे किए जाते हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं। जब किसानों के सामने कोई मुसीबत आती है तब एक दिन हमारे बीच में नहीं आते, तब एक दिन हमारी मदद नहीं करते। इस हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद अनेक एजिटेशन हुए हैं। कभी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के रिटायर्ड कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है, कभी आंगनवाड़ी की वर्कर जो है उन्होंने अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, अपना मानदेय बढ़ाने के लिए उन्होंने आंदोलन किया, कभी मजदूरों ने मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ाने के लिए अपने आंदोलन किया, कभी मास्टरों ने जो है पक्का करने के लिए आंदोलन किया, कभी आरक्षण को लेकर के 5 जातियों के लोगों ने मिलकर के लड़ाई लड़ी, और किसान ने अपने 3 काले कानून खत्म कराने के लिए आंदोलन चलाया। अनेक आंदोलन चलते रहे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने तो हमेशा आंदोलन करने वालों का साथ दिया। ना तो सुशील गुप्ता उनके साथ जाकर के खड़ा हुआ और ना ही नवीन जिंदल कभी उनके बीच में आया। कभी आया तो आप बता दो, कभी देखिए आपने? कभी हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है उसकी आवाज नहीं बने। 5 साल राज्यसभा का मेंबर रहा, हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ सरकार ज्यादतियां करती थी। अगर ये सुशील गुप्ता हरियाणा का होता तो हरियाणा के लोगों की बात राज्यसभा में जरूर उठाता। एक दिन नहीं बोला। हमारा एसवाईएल का फैसला आ गया। एसवाईएल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि एसवाईएल का हिस्से का, हरियाणा का हिस्से का पानी पंजाब से लिया जाए। केंद्र की सरकार को कहा कि नहर बनाओ और पानी लिया करके दो इनको। केंद्र की सरकार तो टाल मटोल कर ही रही है। वहीं पंजाब की सरकार ने, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसने लिख करके दिया है, एक प्रस्ताव पास किया है कि हमारे पास एक बूंद पानी फालतू नहीं है, हम एक बूंद पानी भी हरियाणा को नहीं देंगे। हमें पानी नहीं दे रहे हमारे हिस्से का। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में आ गया। हरियाणा वोट मांगते फिर जो लोग हमें हमारा पानी नहीं देंगे वो हमसे वोट मांग सकते हैं क्या? हमें उनको अपना वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हमें वोट देने की बजाय उनसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो? पहले हमारा पानी दो, पानी देने के बाद फिर कोई आकर के हमारे बीच में ये कह करके वोट मांग सकते हो कि हमने तो आपके हिस्से का पानी भी आपको देने का काम किया। एसवाईएल का पानी कोई लेकर के आएगा तो जिस दिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार सूबे में बढ़ जाएगी
उस दिन पंजाब के रास्ते सारे बंद करवा के गेटवे में उठा ढा के पानी लाके देने का काम करेंगे। वहीं साथियों मेरे बारे में कहते हैं कि तो वोट काट रहा है, ये तो हमें हराने के लिए आया है। मैं आपको हराने के लिए आया हूं तो आपकी सेवा करने के लिए आया हूं। आपसे पूछता हूं, मैंने आपकी लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी? इनमें से कोई आया तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए? 10 साल कांग्रेस का राज रहा, बड़ा गांव है कोट, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कभी आया क्या तुम्हारे गांव में? 9.5 साल बीजेपी का राज रहा, मनोहर लाल खट्टर तो आया होगा। इस 19 साल में हुड्डा आया कभी? नहीं आया। चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री होते थे, आते थे कि नहीं आते थे? और चौटाला साहब आए कि नहीं आए तुम्हारे गांव में? चौधरी देवीलाल तो आए नहीं, बल्कि मक्खन सिंह को एमएलए भी बनाने का काम किया था कि नहीं किया था? उसने फेर लिया, वो कहते आजा फिर तेरा मान सम्मान करेंगे, क्यों इधर उधर घूमता फिर? तुम सारे जाके कहोगे तो उसको मजबूर होकर के आना पड़ेगा। जी करे उसका भी, उसने भी देख लिया जज्बा में कुछ नहीं दे रहा, ये बदनाम हो गए कि नहीं हो गए? जज्बाड़े बदनाम। चौटाला साहब तुम्हारे गांव में है, मैं अनेक दफा तुम्हारे गांव में है। माजरा जी कह रहे थे अपने पराये की पहचान करो, कौन अपना है। अगर आपको लगता है कि मैं आपका अपना हूं, आपके दुख सुख का साथी हूं, आपकी लड़ाई लड़ सकता हूं, आपके साथ खड़ा हो सकता हूं, तो फिर 25 तारीख को ऐनक के सामने का बटन दबा के एक वोट दे देना। दे दोगे वोट? अभी मेरे से पहले एक साथी बोल रहा था, कह रहा था 3000 से जिताएंगे। वोट कितने हैं तुम्हारे गांव में? हैं? 8000 वोट बोल गई, तो भाई 3000 से क्यों जिताओगे? ज्यादा से जिताना चाहिए कि नहीं जिताना चाहिए? ये बाड़ी है कि थारे ब्याह रखेंगे, इनकी बुआ ब्याह रखी है। थारा हमारा तो रिश्ता है आपस में, है कि नहीं है रिश्ता? उनसे तो कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर रिश्ते की लिहाज करके वोट दे दियो कम से कम। बहुत धन्यवाद। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।